हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, आज के सेशन में एडिटोरिया के वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस का जो सीरीज है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न है कि दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। तो उसका नाम है अधिधम्म पिटक। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट की सहायता से सही कथन को वैकल्पिक चुनिए। तो पहला कथन कहता है कि वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद शामिल किए जाते हैं। तो यह कथन सही है। अगला कथन है कि छांदोग्य उपनिषद का सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। तो यह भी कथन सही है। अगला है कि अस्तोमा सदमय तमसोमा ज्योतिर्गमय श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो यह भी कथन सही है। इस प्रकार आप देखेंगे कि फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है। तो वह युग है होलोसिन। अगला कहता है कि प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ विभाग दिया हुआ है और दूसरी तरफ संबंधित कार्य दिया हुआ है। तो अब देखेंगे इसमें जो विभाग दीवाने अर्ज है, तो ये दीवाने अर्ज जो है यह सैन्य विभाग था। दूसरा है दीवाने रसालत। तो दीवान रसालत जो है वो विदेशी और धार्मिक मामलों से संबंधित था। अगला दीवाने इंसा जो है यह संचार मंत्री से संबंधित था। और चौथा दीवाने जो विराजत है यह वित्त मंत्री से वित्त विभाग से संबंधित था। इस प्रकार से देखेंगे कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित बहमन शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। तो बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि सल्तनत कालीन शब्द विश्वा जो है उसका अर्थ क्या होता है। तो विश्वा का अर्थ होता है चांदी का सिक्का। अगला प्रश्न कहता है कि किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था। तो वह शासक था देवराय प्रथम। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था वह कौन था। तो वह था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अगला कहता है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला फॉरवर्ड ब्लॉक है। इसका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वह 1939 में 3 मई को हुआ था। यानी 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है उसका 1942 में किया गया था। और मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो है वह 1939 में मनाया गया था 22 दिसंबर को। तो फ्रेंड इस तरह से आप देखेंगे कि इसका सही कालानुक्रम जो है वह 1, 4, 2 और 3 है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो किसके लिए बनाया गया था। तो यह बनाया गया था दलितों के लिए। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ। तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार जो है वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। आगे कहता है कि अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित किया। तो वह लाया था 1883 में। अगला प्रश्न कहता है कि वर्ष 1922 के साराबंदी, जिसका अर्थ होता है कोई कर नहीं, वह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो साराबंदी आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के
धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। तो वो था सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद दादा भाई के नौरोजी के धन के उत्सारण जो सिद्धांत है उसमें विश्वास नहीं करता था। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन जो है वह भीमराव अंबेडकर ने किया था। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है। तो वह मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न कहता है कि संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो कहता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? तो किया गया 59वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न कहता है कि शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? तो आधारित है गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए गए कार्यक्रमों के निर्माण पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? तो वह नागरिकों के स्वच्छंद शासन से गारंटी देता है। अगला कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, यानी गलत युग्मों को पहचानना है। एक तरफ अनुच्छेद दिया गया है, उसका दूसरी तरफ प्रावधान दिया गया है। तो देखेंगे कि अनुच्छेद 124 जो है लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। तो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ये जो है यह गलत है, यानी यह युग्म जो है वह गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे कि अनुच्छेद 132 जो है वह उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता से संबंधित है। अनुच्छेद 143 जो है वह उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 136 जो है वह उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त की से संबंधित है। इसी प्रकार देखेंगे कि अगला प्रश्न कहता है कि 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के बीच में पूरे वर्ष चलने वाली पवने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पछुआ पवन, पछुआ हवाएं कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन से है? तो वह है नामचा बर्मा। इसी प्रकार अगला प्रश्न कहता है कि किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? तो वह कहलाता है हैशूर। अगला प्रश्न इसी प्रकार कहता है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तार महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? तो है अटलांटिक महासागर का। अगला कहता है कि धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? तो धारावाहक चालक का संबंध चुंबकीय क्षेत्र से होता है। अगला प्रश्न है कि हिग्स बोसान की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? हिग्स बोसान की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? तो वह ब्रह्मांडों की अस्थायी दशा के प्रतिरूप का। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर वीडियो आपको ये फास्ट लग रहा है तो वीडियो को रोक करके देखें और उसका जवाब खुद से पहले देने का प्रयास करें। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है। तो जंग के संबंध में कौन सा कथन जो है कौन सा सही है? तो वह है कि जो लोहे जो है वह एक यौगिक है, इसलिए उसमें जंग लग जाता है। अगला प्रश्न है कि हाइबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? यानी अगर हाइबर प्रक्रिया द्वारा हम अमोनिया का उत्पादन करेंगे तो उसमें किस प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो उसमें लोहा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार देखेंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल
दूध जो है यानी लोहा जो है वही हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनियम के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत इजी प्रश्न है, अगर आप पहले से इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि एम कोश में जो है उसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है। तो वो हो जाएगा पोटेशियम। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी प्रकार देखें कि अगला प्रश्न जो है वह कहता है कि निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वह एक मृदु क्षारक होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो लिंग निर्धारण के लिए वह होता है एलोसोम्स, जिसे लिंग क्रोमोसोम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजिला होता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो जिस जीवाणु के एक सिरे पर केवल फ्लैजिला होता है तो उसे कहा जाता है मोनोट्राइकस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो वह होता है संकुचनशील रिक्तिका। अगला कहता है कि त्वचीय श्वसन किसमें होता है। तो वह होता है केचुआ में। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है। तो मनुष्यों के पाचन तंत्र में जो है वह हाइड्रोक्लोरिक का उत्सर्जन होता है यानी HCl का। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। यानी उल्टी जो है वोमिटिंग जो है उसको नियंत्रित कौन सी मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो वह करता है पश्च मस्तिष्क। अगला प्रश्न कहता है कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में निम्न में क्या नहीं पाया जाता है। तो टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में पुष्प नहीं पाया जाता है। अगला है कि पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो वह है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न कहता है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है वस्तु मुद्रा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैश्विक पूर्ण जीवन के लिए नया अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ये जो तथ्य है वह कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो वह संबंधित है प्रथम पंचवर्षीय योजना से। अगला प्रश्न है विश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है। तो उसका संबंध है वृक्षों की संरक्षण से। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। तो वह है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। अगला प्रश्न कहता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ था। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सम्मिलित हैं। तो देखिए पहला कथन कहता है कि गद्दी जनजाति यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ये कथन सही है। सिंहपो जनजाति जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ये भी कथन सही है। थारू जनजाति जो है वो भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों से है। सही है। अगला सहारिया जनजाति राजस्थान से संबंधित है। ये भी सही है। इस प्रकार देखेंगे कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड यानी उस्ट्रगन वर्ष किसने घोषित किया। यानी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष किसने घोषित किया। तो वह घोषित किया यूएनए ने। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
तो उसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न कहता है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाना 2015 से प्रारंभ हुआ। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।